नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 16 फरवरी को देहरादून में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। रुड़की में प्रेस वार्ता कर सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 16 फरवरी को बजट सत्र में से पहले हरिद्वार में सियासी हलचल तेज। कांग्रेस विधायकों ने बढ़ाई सत्र अवधि की मांग। सीएम के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाजपुर में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। भाजपा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह कांग्रेस में शामिल। पत्नी कमलजीत कौर समेत समर्थकों ने थामा दामन। काशी में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर विशाल हिंदू सम्मेलन। रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब। भारत को विश्व गुरु बनाने का लिया संकल्प। और उत्तराखंड में महाशिवरात्रि की जोरों पर तैयारियां। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़। 15 फरवरी को शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रुड़की में बड़ा सियासी संदेश दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जमकर हमला बोला। रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला गया। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास वही अधिकारी हैं लेकिन उनके काम लेने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का यह दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग जुटेंगे और ये सरकार के खिलाफ जनाक्रोश का बड़ा प्रदर्शन होगा। जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड पुलिस को भारत में नंबर 3 की पुलिस कहा गया। नंबर 3 नंबर पर थी। और आज वो ही अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है, वही अफसर आज भी हैं, लेकिन सरकार उनसे काम नहीं ले पा रही है या सरकार का कुछ दखल है। पीछे हमारा प्रतिनिधि मंडल हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हमारे सारे विधायक उसमें थे। हम लोग डीजीपी साहब से भी मिले और हमने निवेदन किया। उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से उधम सिंह नगर में एक किसान ने एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने साफ साफ कहा कि मेरी बोटी बेच दो और उससे एसएसपी को पैसा दे दिया जाए ताकि उसका घर भर सके। तो उसको एक डेथ सेंटेंस के रूप में लेना चाहिए और हमारी मांग कि उस एसएसपी को हटाया जाए वहां से। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का समय बढ़ाने की मांग करते हुए आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंपावत चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम चंपावत के गोस्वामी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फर्त्याल ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को बहुत कम समय के लिए आहूत किया जाता है। इससे राज्य की जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के सर्वोच्च सदन के सामने नहीं आ पाते हैं, जिस कारण जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, कई वर्षों से जो विधानसभा का जो हमारा सत्र है उत्तराखंड का, वो काफ़ी छोटा कर दिया जा रहा है, जिसमें हमारे इस पहाड़ की कई सारी समस्याएं हैं। जंगली जानवरों से जो हमारे मानव को जो हमले हुए हैं उसको लेके, पेयजल की समस्या को लेके, ज़मीनों को लेके, वो काफ़ी कम समय मिल पाता है कि वो मामले हमारे विधानसभा में नहीं उठ पाते हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके आज हमारी ये बातें
चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि विधानसभा के सत्र को 3 हफ्ते का रखा जाए, जिससे कि 70 के 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो विधायकगण, उनकी बातों को सदन तक रखा जा सके। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हुई ताजा हत्या के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 15 दिन में 5 हत्याओं के बाद आज फिर एक और कत्ल होना दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिसिंग पूरी तरह से फेल है और आम जनता डर के माहौल में जी रही है। चुकी है 15 दिनों में 5वां कत्ल, और वो कत्ल भी रात को 2 बजे 3 बजे नहीं, सुबह 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में। पलटन बाजार जो सबसे व्यस्ततम बाजार है पूरे राज्य का, उसमें लड़की की गर्दन चापड़ से काट दी जाती है और अपराधी चापड़ से काट करके आराम से टहलता हुआ पुलिस चौकी जाकर के आत्मसमर्पण करता है। इसी प्रकार से आज जिम में 10 बजे और 10:30 बजे के बीच में जिम से निकलते हुए विक्रम की हत्या, जिस प्रकार से निडर होकर के खौफ अपराधियों ने गोलियां बरसा करके हत्या कर दी, मैं समझता हूं 15 दिन में 5 कत्ल, और ये तब हालत है जब मुख्यमंत्री 1 मिनट का चैन नहीं लेते, 1 भी दिन अवकाश नहीं लेते, तब ये हालत है। पुलिस की हालत ये है कि पुलिस पूरी जो है इस राज्य की वो वसूली में लगी है। थाने बिक रहे हैं, चौकियां बिक रही हैं और जिले बिक रहे हैं। सियालदह विकासखंड के तामाढौन, वलमरा, भाकुड़ा, चचरोटी सहित विभिन्न गांवों में कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद करते हुए क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर चिंता जताई। दीपक भट्ट ने कहा कि पहाड़ों में बढ़ता पलायन एक गंभीर समस्या बन चुका है। रोजगार के अवसरों के अभाव में युवाओं को गांव छोड़ना पड़ रहा है। इसके साथ ही जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों की खेती किसानी प्रभावित हो रही है। उन्होंने क्षेत्र के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं और शिक्षा व्यवस्था का भी बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष जारी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्षेत्र की जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। पलायन जो है सबसे मुख्य समस्या है। उसके साथ साथ जंगली जानवरों का जो आतंक बढ़ता जा रहा है वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या जो है उभर कर सामने आ रही है क्षेत्र में। कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बदहाल हैं। बाकी शिक्षा का बुरा हाल है। शिक्षण संस्थान जो हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। केंद्रीय विद्यालय जो है वो अधर में लटका हुआ है। जो ITI है वो जो है कि ट्रेड विहीन चल रही है। उनमें जो ट्रेडें हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। अब आपको सीधे लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर बजट सत्र के दौरान विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। उस सबके बावजूद संवेद सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल का जो आचरण था वह न केवल प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख का अपमान था बल्कि मातृशक्ति का भी एक अपमान था। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। सनातन धर्म के जो सबसे बड़े व्याख्याकार हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। वेदों की परंपरा को जिन्होंने लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए दिया, उन्होंने मातृशक्ति की उपमा किस रूप में की है? मैं पांडे जी आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आप एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण हैं, वयोवृद्ध हैं। इस पूरे सदन में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, उनमें से आप हैं। इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं और इसलिए आप जो बात बोलते हैं वो व्यवहारिक बात बोलते हैं। आपकी जो बात थी वो किसी को बुरा भी नहीं लगती है।
अलग विषय है कि आपका और संजय निषाद में इस समय क्यों किस बात को लेकर रंजिश चल रही है। और लगता है कि आपकी पोखरी का भी ठेका करके आ गए लगता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास ने कहा था, उनका कालखंड आज से 5000 वर्ष पहले था। और सचमुच जब 5000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी तब भारत में दुनिया की एक विकसित सभ्यता थी। यानी आज की दुनिया जब सभ्यता की बात कर रही है, और जब आज की दुनिया सभ्यता की बात कर रही थी, तब भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा था, राह दिखा रहा था। और 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं, मां के समान कोई सहारा नहीं, मां के समान कोई रक्षक नहीं, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं। हमारे भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मां की उम्र के या अपने से बड़ी उम्र की हर महिला को मातृ के समान सम्मान देने का विधान है। और किस प्रकार का आचरण आप लोगों का इस सदन में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान था, और आप सनातन की बात कर रहे थे, ये मुझे इस बात को लेकर के, या तो हो सकता है आप इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि आपके नियंत्रण से बाहर समाजवादी पार्टी के सदस्य रहे होंगे, इसलिए आपने कहा होगा कि अब इन उच्छृंखलों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं स्वयं बाहर रहूं। लेकिन आचरण जो भी था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा आचरण नहीं था। और उस अच्छे आचरण की दृष्टि से आज इस सदन की अभिभाषण की शुरुआत में यहीं से करता हूं। अचानक प्रदेश का परसेप्शन खराब नहीं हुआ था, अचानक नहीं हुआ था, यही आचरण था जिस आचरण से बिटिया घबराती थी और व्यापारिक कारोबार समेटता था। उसकी एक झलक अभिभाषण के दौरान भी यहां पर देखने को मिल रही थी। और वह किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकारेगा। आपकी बात व्यवहारिक थी और आप व्यवहारिक बात बोलने का प्रयास भी करते हैं। अलग विषय है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपकी बातों को सुनकर के मुझे ये चीजें लग रही थी। मैं आपकी सभी बातों का जवाब भी दूंगा। और जो गालिब ने भी कहा था कि गालिब उम्र भर में ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के और मुख्य विपक्षी दलों के इस आचरण के कारण उत्तर प्रदेश का पूरा सदन अपने आप को आहत महसूस कर रहा था। आहत इसलिए महसूस कर रहा था क्योंकि यह अच्छी बात है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम समय ऐसा था कि जब सदन की कार्रवाई बाधित हुई। ज्यादातर समय में लोगों ने रुचि ली है और अपनी बात को प्रभावी ढंग से सदन में रखा है और मंत्रियों ने उसका जवाब दिया है, अन्यथा उसका संज्ञान जरूर लिया है। विकास के मुद्दे हों, सुरक्षा के मुद्दे हों, वेलफेयर के मुद्दे हों, ये बिना भेदभाव के सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए दिया। महामहिम राज्यपाल ने जो अपनी बातें इसमें रखी थी
2-3 बातें उसमें प्रमुख रूप से थी कि 6 करोड़ से अधिक की आबादी को पिछले 8 वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा किए गए सतत प्रयास से, डबल इंजन सरकार के द्वारा उन्हें बहुआयामी गरीबी की रेखा से ऊपर किया गया है। ये नीति आयोग के वे आंकड़े हैं जो उन्होंने पूरे देश भर में सरकार के विकासपरक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उसके परिणाम सामने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इन अन्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाए। उनको जो राशन की सुविधा मिल रही है वह यथावत मिलेगी, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं जो मिल रही हैं वे यथावत मिलती रहेंगी, शासन की अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं वैसे ही मिलती रहेंगी। लेकिन सरकार के जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम का असर कैसे पड़ा है वह उनके स्वावलंबन के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए और उनके जीवन में खुशहाली का वह कारण बने, इस दृष्टि से वह योजना किस रूप में आज अपना असर दिखा रही है। एक एक योजना, वह हर घर शौचालय की बात हो, हर घर जल की बात हो, हर घर हर उस गरीब परिवार को छत देकर के एक एक पीएम आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, या फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या 1 करोड़ 6 लाख उन परिवारों को जो निराश्रित महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 12,000 रुपए की सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो। ये यथावत चलती रहेंगी और अन्य जरूरतमंदों को भी सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। यह सरकार उसके साथ जोड़ रही है, ऐसा नहीं किसी को रोकने के लिए, बल्कि उसमें और क्योंकि उसके परिणाम आ रहे हैं, लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उसका लाभ लिया है। सरकार इस बात को लेकर के ही आज इन कार्यक्रमों के साथ उस परिणाम के बारे में भी सदन को अवगत करा रही है, क्योंकि उपलब्धियों के साथ साथ भावी कार्य योजना ही दस्तावेज होता है राज्यपाल जी का, संसद में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है और विधानसभाओं में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात को यहां पे प्रस्तुत करने का है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी चीजें अपने भाषण में उसको स्वीकार भी किया है कि संगठित अपराध नियंत्रित हुआ। कुछ अन्य मुद्दे भी आपने उठाए हैं और सचमुच ये 9 वर्ष, अभी लगभग 9 वर्ष की जो यात्रा है, ये 9 वर्ष की जो यात्रा, ये सरकार की अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है, कर्फ्यू से कानून का राज का है, उपद्रव से उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे यूपी विधानसभा से। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। बाजपुर विधानसभा चुनाव से पहले महुआ खेड़ागंज की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी और बरखेड़ी ग्राम प्रधान कमलजीत कौर समेत दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। रामराज रोड पर एक होटल में कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी के राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का और
प्रशासन का एक गठजोड़ बन चुका है और सरकार का पूरा संरक्षण है। भू माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया बेखौफ होकर नदियों के सीने को चीर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, भूमि में कब्जे हो रहे हैं और इस सरकार के साफ हो रहे हैं। देहरादून में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अपराध जगत की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम से नीचे उतरते समय अज्ञात हमलावरों ने विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देहरादून में पिछले 15 दिन में ये 5वां मर्डर है। इस मर्डर को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खास बात की। आईजी गढ़वाल हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं राजधानी देहरादून में एक मर्डर हो गया है सर, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी ये जो व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति हैं, इनको किसी अज्ञात हमलावरों ने इन पे गोली चलाई जिसमें अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई है। हमारी पूरी ज़िले की टीम STF इस पे काम कर रही है और कुछ लीड्स मिली हैं और बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करेंगे। 2 दिन पहले मर्डर हुआ था, फिर आप लोग टाइट हुए थे, उसके बाद ऐसे क्यों हो जाती घटना? बात करते हैं। मैंने कहा इस घटना का भी खुलासा बहुत जल्दी करेंगे। तो अभी ये आईजी गढ़वाल थे जिनका कहना था कि हाँ जो मर्डर हुआ है उसका खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले मर्डर होता है। पुलिस प्रशासन कहती है कि चाक चौबंद की व्यवस्था किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन राजधानी देहरादून में फिर एक दिन में मर्डर हो जाता है। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। देहरादून में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम से नीचे उतरते समय अज्ञात हमलावरों ने कथित गैंगस्टर विक्रम शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल विक्रम शर्मा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गया। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और आरोपितों की तलाश में टीमें गठित की गई। इसी मामले को लेकर संवाददाता यशदीप आर्य ने SSP देहरादून से भी बात की। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है और आज सुबह ही देहरादून के सिल्वर सिटी पे एक और हत्या देखने को मिली। उसी को ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं देहरादून के SSP अजय सिंह जी। सर, आज फिर से एक घटना हत्या की देखने को मिली है, क्या पूरा मामला रहा, क्या युवक की पहचान है? देखिए, सुबह प्रातः जो है इसमें जो है जिम करने आए थे श्री विक्रम शर्मा जी, और जब वापस जा रहे थे तो उन पर 2 लोगों ने अज्ञात लोगों ने फायरिंग करी थी। इसके बाद इनकी जो डेथ हो गई, क्योंकि इनके और अन्य लोगों से जानकारी की गई तो पता चला झारखंड से मूल रूप से है, वहाँ से उनके एक लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और कहीं ना कहीं उस रंजिश के कारण एक ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटनाक्रम हुआ होगा, तो टीमें लगी हैं, उस पर जानकारी कर रहे हैं। सर, लेकिन लगातार जिस तरीके से हमें देखने मिल रहा है कि देहरादून हो लगातार यहाँ पर क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अभी हमने गुंजन वाली हत्या देखी, उसके बाद फिर से सिटी मार्केट और उसके बाद ये केस अलग देखने मिल रहा है, लेकिन भरे बाजार सिल्वर सिटी के सामने जहाँ पर पूरी व्यस्तम रोड है वहाँ पर इस तरह की घटना देखने मिल जाती है। किस तरीके से आगे काम करेंगे? देखिए, ये जो 5 घटनाएँ बता रहे हैं उसमें 3 घटना आपसी संबंधों के कारण हुई थी, जो लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। उसमें कोई अपराधी नहीं था, उसमें अपराधी जानने वाला ही था, जो किसी न किसी रूप में चाहे परिचित हो, 6 साल से संबंध हो, कोई 3 साल से किसी को जानता है। ये अपराधी परिवार के अंदर। चौथा जो केस बता रहे हैं वो पारिवारिक रूप से था, जिसमें आपने देखा होगा कि मदर भी उसमें उनकी जेल गई है। तो बहुत दुखद है कि परिवार की जहां माँ और अन्य लोग शामिल हो जाएं, तो ऐसे मामलों को पुलिस के द्वारा तभी पता चल पाता है जब कोई घटनाक्रम होता है। ये 5वां मैटर जो है एकदम डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से प्रोफाइल पता चली है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसी रंजिश में एक करेक्ट हो सकता है। तो सर, इस तरीके की कानून व्यवस्था को और आगे स्वस्थ बनाने के लिए किस तरीके से आगे का काम देखेंगे? देखिए, जो भी चीज़ सूचना आती है, घटना हुई है, तो उसको हम अनावरण भी करते हैं, अपराधियों को जेल भी भेजते हैं, सख्त कार्रवाई भी करते हैं। इसमें भी करेंगे, जल्दी करेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ देहरादून के SSP अजय सिंह जी, जिन्होंने बताया कि पूरी जिस तरीके से अभी तक भी जितनी घटनाएं हुई हैं उनसे ये घटना बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो अपराधी है उसके 50 से ज़्यादा मुकदमे उस पर पहले से झारखंड में थे और यहाँ पर वह अभी बेल पर बाहर आया था और बेल पे बाहर आने के बाद यहीं पर देहरादून में एक फ्लैट किराए पर रह रहता, तो आपसी रंजिश का भी कार्य बताया जा रहा है। लेकिन देहरादून के SSP ने बताया कि ये जो घटना है बिल्कुल अलग है और लेकिन दोषी जो भी है उसको पकड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप भी बने रहिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून।
ऑनलाइन चालान का चलन आज देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे होने वाली गड़बड़ियां भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। इसके कारण आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी ही घटना देहरादून के रहने वाले चंदन सिंह के साथ घटी है। चंदन सिंह की मारुति गाड़ी है जो स्कूल में चलाते हैं और उनकी गाड़ी का चालान यूपी के मथुरा में पुलिस द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया, जबकि फोटो में जिस गाड़ी का चालान किया गया है वो स्विफ्ट डिजायर है, लेकिन गाड़ी का नंबर चंदन की गाड़ी का दिया हुआ है। जब चंदन गाड़ी का फिटनेस करने के लिए गए तो उनको बताया गया कि आपकी गाड़ी का 4 साल पुराना चालान काटा हुआ है, पहले आप चालान भरिए। चंदन सख्ते में आ गए और आरटीओ के चक्कर लगाने लगे। यह पूरा मामला क्या है, इसको लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने चंदन सिंह से बात की। पास खड़े हैं, हमारे पास साथ चंदन सिंह है जो इनकी समस्या ये है कि इनके गाड़ी का चालान 4 साल पहले हो गया था, लेकिन ये ओमिनी गाड़ी चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ओमिनी गाड़ी है, लेकिन स्कूल वैन जो है ये स्कूल में चलती है, लेकिन जो गाड़ी का चालान हुआ था वो स्विफ्ट डिजायर है, लेकिन चालान के बाद गाड़ी का नंबर इनकी डाल दिया गया, जबकि वो गाड़ी स्विफ्ट है। लेकिन जब चालान काटा गया तब इनके गाड़ी का नंबर डाल दिया गया। अभी हमारे साथ चंदन सिंह, हम इनसे जानने की बात करते हैं क्या पूरा मामला है ये। हेलो, नमस्कार सर। मेरी जो ये गाड़ी है वैन, ये सर स्कूल परमिट पे ही चलती है स्कूल के लिए, और जो ये दूसरी गाड़ी का जो चालान हुआ है हमारा नंबर डाल के, स्विफ्ट गाड़ी देहरादून नंबर है, इसमें हमारी गाड़ी का नंबर डाल दिया स्विफ्ट गाड़ी का नंबर के बजाय, और इस पर जो चालान हुआ है वो यूपी का चालान हुआ है। उत्तराखंड का होता तो एक बार के लिए सोचते, पर जो गाड़ी यूपी का चालान है तो सर हमारी गाड़ी यूपी जा सकती है, वो भी स्कूल परमिट में। अब उस चीज़ को आरटीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं कि आपको ये चालान देना पड़ेगा, और ये चालान भी सर 4 साल पुराना है। वो भी फिटनेस के लिए आए थे, तो फिटनेस के लिए जब आए तो हमने बताया गया कि आपके ऊपर चालान हो रखा है इतना। अच्छा ठीक है सर, हो रखा है। तो सर जब हम गए आपने तब बताया, उससे पहले आपने हमें कोर्ट से नोटिस क्यों नहीं भेजा कि भाई तुम्हारा चालान हुआ है, तुम अपना चालान भरो। 4 साल कम नहीं होते सर। अब मैं गाड़ी अपनी खड़ी करके बार परसों भाई आया, आज मैं आया, हम परेशान हो रहे हैं चीज़ को, और सर कह रहे हैं कि नहीं आप ये चालान भरोगे। हम क्यों भरेंगे सर ये चालान? हमारी गलती क्या है? प्रशासन के आरटीओ साहब के साथ जो सिपाही हैं उनकी गलती है, उनकी गलती को हम अपने सर क्यों ले? ये गलती कितने का चालान है ये सर आज से 4 साल पहले नो पार्किंग में 500 का चालान किया गया था। अब आप 400 के 4 साल लगाओ सर, 4 साल में कोर्ट से भरेंगे तो कितना जाएगा चालान सर? तो ये चंदन सिंह हैं जिनका साफ कहना है कि एक आरटीओ के गलती के कारण इनको परेशानी झेलना पड़ता है। गाड़ी किसी और की, चालान किसी और का, लेकिन इनके गाड़ी का नंबर डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।